हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। आज हम डिस्कस करेंगे फिक्स्ड प्रीपोजिशन, जो आपके सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि आपकी क्वेश्चन पेपर में फिक्स्ड प्रीपोजिशन से रिलेटेड प्रश्न दो तरह से बनते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड, यानी आपके सामने एक क्वेश्चन दिया होता है और इससे रिलेटेड 4 ऑप्शन दिए होते हैं और आपको राइट प्रीपोजिशन चूज करनी होती है। और दूसरा तरीका है एरर स्पॉटिंग का, यानी आपके सामने एक सेंटेंस दिया होता है और उसमें प्रीपोजिशन से रिलेटेड कोई एरर होता है और आपको उस एरर को फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए देखते हैं कि क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन है यू हैव बीन अक्यूज्ड मर्डर और इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, टू, फ्रॉम, ऑफ या इन। अब हमें ये देखना है कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यू हैव बीन अक्यूज्ड मर्डर। देखिए, जब हमें फिक्स्ड प्रीपोजिशन चूज करनी हो तो हमें वर्ब की तरफ देखना चाहिए कि सेंटेंस में हमारी एक्चुअल में वर्ब क्या आई है। तो वर्ब क्या आई है? अक्यूज आया है। अक्यूज मीन्स होता है दोष लगाना, आरोप लगाना किसी पर, और अक्यूज के साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन लगती है वो ऑफ लगती है। अक्यूज के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगती है? ऑफ लगती है। तो जिस भी ऑप्शन में ऑफ दिखाई देगा वो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में ऑफ है? ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट है। याद रखिए, अक्यूज्ड ऑफ मीन्स होता है दोष लगाना या आरोप लगाना, और अक्यूज के साथ जो प्रीपोजिशन लगती है वो क्या लगती है? ऑफ लगती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इंडिया इज बीसेट मेनी प्रॉब्लम्स दीज डेज। इस सेंटेंस में हमारी वर्ब क्या दी गई है? बिसेट। बिसेट मीन्स होता है घिरा होना, और बिसेट के साथ जो हमारी प्रीपोजिशन लगती है वो कौन सी लगती है? चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन दिए हैं ऑन, बाय, विद या फ्रॉम। बिसेट मीन्स होता है घिरा होना, और बिसेट के साथ जो हमारी प्रीपोजिशन लगती है वो हमेशा विद लगती है। तो अब देखिए हमारा विद कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए जो हमारा सी है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से दिया गया है, ही विल कम्पीट मी फॉर द फर्स्ट पोजीशन इन द कॉलेज। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें हमारी वर्ब क्या दी गई है? कम्पीट। कम्पीट मीन्स क्या होता है? कम्पीट मतलब होता है प्रतियोगिता करना या प्रतिस्पर्धा करना। तो इसमें हमारे ऑप्शन क्या दिए गए हैं? फॉर, विद, टू या ऑफ। तो अब आपके सामने जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पहले तो हमें देखना चाहिए जो कम्पीट है, यानी जो प्रतियोगिता हो रही है, जो कंपटीशन हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है? किसी व्यक्ति के साथ हो रहा है या किसी वस्तु के लिए हो रहा है? तो आप देख लीजिए किसके साथ हो रहा है। कम्पीट मी, मी कोई व्यक्ति ही है ना। तो ध्यान दीजिए, जब भी कम्पीट यानी प्रतियोगिता का संबंध किसी व्यक्ति से हो तो जो हमारी प्रीपोजिशन लगेगी वो विद लगेगी। कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी? विद लगेगी। तो किस में विद आया है? ऑप्शन नंबर बी में ना। तो ये बी हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आवर टीम विल नॉट कम्पीट रोमन ट्रॉफी। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर भी कम्पीट आया है ना। अभी हमने आपको क्या बताया? कम्पीट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगती है? विद लगती है। लेकिन कब लगेगी विद? जब कोई व्यक्ति का संबंध होगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रतियोगिता हो रही है वो किसके लिए हो रही है? एक ट्रॉफी के लिए हो रही है। तो अगर किसी ट्रॉफी के लिए प्रतियोगिता हो रही है तो उसके लिए हमें क्या लगाना चाहिए? उसके लिए हमें लगाना चाहिए फॉर लगाना चाहिए। इसलिए जो हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फॉर हो जाएगा। अगर व्यक्ति है तो व्यक्ति के लिए विद लगेगा, लेकिन अगर कोई ट्रॉफी वगैरह है तो उसके लिए क्या लगना चाहिए? कम्पीट के साथ फॉर लगना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। नीचे देखिए दिया भी है कि जो कम्पीट विद का प्रयोग कब होता है? जब कोई प्रतियोगिता जो हो रही है वो किससे हो रही है? किसी व्यक्ति से हो रही है। तो कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी? विद लगेगी। और कम्पीट के साथ फॉर कब लगेगा? जब प्रतिस्पर्धा जो की जा रही है वो किसके लिए हो रही है? ट्रॉफी के लिए हो रही है। इसको ध्यान से आप कहीं पर लिख लीजिए ताकि आपको आगे काम आ जाए। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ही डाइट मलेरिया। तो आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं वो इस तरह से हैं, फ्रॉम, सिंस, फॉर या ऑफ। अब आपके अकॉर्डिंग इसमें कौन सी प्रीपोजिशन भरी जानी चाहिए? इसका राइट ऑप्शन जो हमारा है वो डी है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्योंकि डाई के साथ लगेगा ऑफ, यानी डाई के साथ जो प्रीपोजिशन हमारी लगती है वो ऑफ लगती है।
अब डाई के साथ ऑफ कब लगता है और फ्रॉम कब लगता है? देखिए, डाई के साथ ऑफ भी लगता है और डाई के साथ फ्रॉम भी लगता है। दोनों की जो कंडीशंस होती हैं वो अलग अलग होती हैं। डाई के साथ ऑफ कब लगेगा? डाई के साथ ऑफ तब लगता है जब व्यक्ति किसी बीमारी से मर रहा हो। ऐसा ही लिखा है, ही डाइड मलेरिया, यानी वो किससे मरा? मलेरिया से मरा ना। तो जब वो मलेरिया से मर रहा है तो कोई बीमारी है ना, तो उसके लिए क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। इसलिए जो हमारा ऑप्शन जो राइट है वो कौन सा है? डी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ही डाइड ओवर वर्क बिकॉज हार्ड वर्क हैड अफेक्टेड हिज हेल्थ एडवर्सली। अब ध्यान दीजिए, इसमें भी डाइड आया है ना, लेकिन उसके मरने का कारण क्या कोई बीमारी है? यहाँ देखिए, कोई बीमारी लिखी है? नहीं लिखी है ना, बल्कि बीमारी ना होकर उसके जो मरने का कारण है वो ओवर वर्क है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा जो उसने काम किया है उसके कारण वो मरा है, क्योंकि उससे उसके स्वास्थ्य खराब हो गया है। अभी आपको ऊपर हमने बताया, अगर कोई बीमारी से मरेगा तो उसके लिए प्रीपोजिशन क्या लगेगी? ऑफ लगेगी। लेकिन अगर वो कोई बीमारी से ना मर रहा हो बल्कि किसी अन्य कारण से उसकी मौत हो रही हो, तो उसके लिए क्या लगेगा? फ्रॉम लगेगा। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन है ए वो राइट होगा। नीचे देख लीजिए, लिखा हुआ है कि डाइड ऑफ का प्रयोग कब होता है? जब किसी बीमारी से कोई मरता है। और डाइड फ्रॉम का यूज़ कब होता है? जब किसी अन्य कारण से किसी व्यक्ति की मौत होती है। इसको भी आप कहीं लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही एंटर्ड माई रूम विदाउट परमिशन। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि इसमें वर्ब क्या लगी, इसके बाद हम ऑप्शन की तरफ जाएंगे। इसमें हमारी वर्ब दी गई है एंटर। एंटर मीन्स क्या होता है? प्रवेश करना होता है ना। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन अब क्या है। ऑप्शन है इन, इनटू, फ्रॉम या फिर नो प्रीपोजिशन, यानी कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगी। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस लिखा है, ही एंटर्ड माई रूम विदाउट परमिशन। देखिए, एंटर मीन्स होता है प्रवेश करना, और जब प्रवेश किसी स्थान पर किया जा रहा हो तो उस कंडीशन में एंटर के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगती, यानी ऐसे ही लिखा जाएगा, ही एंटर्ड माई रूम विदाउट परमिशन। इसमें किसी भी प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एंटर कहाँ कर रहा है? किसी स्थान पे कर रहा है ना, और वो स्थान क्या है? माई रूम है, यानी उसका कमरा है। इसलिए यहाँ पर कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगी। इसलिए जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी वाला है, यानी कि नो प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंडिया एंड अमेरिका हैव एंटर्ड वेरियस एग्रीमेंट्स। अब देखिए, यहाँ पर भी एंटर आया है ना। अभी हमने आपको ऊपर बताया कि जब एंटर आता है तो उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगी, लेकिन कब नहीं लगेगी? जब एंट्रेंस जो होगा आपका किसी स्थान पर होगा, किसी प्लेस में आप एंटर कर रहे हैं तो उसमें कोई भी एंटर के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगेगी। लेकिन जो सेंटेंस नंबर आपका 8 लिखा है उसमें क्या लिखा है? इंडिया एंड अमेरिका हैव एंटर्ड वेरियस एग्रीमेंट्स, यानी कि भारत और अमेरिका ने बहुत सारे एग्रीमेंट्स यानी कि समझौतों में प्रवेश किया। प्रवेश करने का यहाँ मतलब है शामिल हुए, यानी भारत और अमेरिका के बीच बहुत सारे जो समझौते हैं वो हुए। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एंटर का प्रयोग जो हो रहा है वो किसी स्थान में प्रवेश करने के लिए हो रहा है, नहीं ना। किसी स्थान में तो प्रवेश कर नहीं रहे, बल्कि यहाँ पे एंटर का मतलब है शामिल होना, है ना। किसमें? एग्रीमेंट्स में। तो ध्यान दीजिए, जब भी एंटर का प्रयोग किसी एग्रीमेंट या अलायंस यानी संधि के लिए होगा तो उस समय एंटर के साथ प्रीपोजिशन लगेगी। और कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी? इन टू लगेगी, यानी इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट है। इसके देखिए नीचे लिखा हुआ भी है, एंटर मीन्स होता प्रवेश करना, और इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगी। कब? जब एंट्रेंस हमारा जो होगा, जब एंटर हम करेंगे किसी स्थान पर। और एंटर इनटू का प्रवेश एंटर इनटू का मतलब भी होता है प्रवेश करना या फिर शामिल होना, और इसके साथ एंटर में इनटू लगेगा जब हमारा शामिल होना का अर्थ कहाँ होगा? किसी अलायंस में या फिर एग्रीमेंट में। यानी अलायंस या एग्रीमेंट के साथ अगर एंटर लगा है तो आपको इनटू लगाना है, और अगर किसी स्थान पर प्रवेश के लिए एंटर लगा है तो फिर कोई भी प्रीपोजिशन आपको नहीं लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द चिल्ड्रेन वर फैसिनेटेड द टॉयज। तो अभी देखिए आया है, द चिल्ड्रेन वर फैसिनेटेड द टॉयज। फैसिनेट मतलब होता है आकर्षित होना ना। तो कहा जा रहा है कि बच्चे खिलौनों की तरफ आकर्षित हुए। अब ध्यान दीजिए, फैसिनेट मीन्स होता है आकर्षित करना। तो फैसिनेट के साथ यहाँ पे जो प्रीपोजिशन लगेगी वो बाई लगेगी। क्यों? क्योंकि जो आकर्षण है वो किसकी तरफ है? खिलौनों के प्रति ना, यानी किसी थिंग के प्रति है, यानी किसी वस्तु के प्रति है। अगर आकर्षण किसी वस्तु के प्रति हो तो उस समय जो हमारी प्रीपोजिशन होगी वो बाई लगेगी।
इसलिए फैसिनेटेड के साथ जो बाई वाला ऑप्शन है वो राइट होगा, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आई वॉज फैसिनेटेड हर बिकॉज ऑफ हर गुड मैनर्स। देखिए यहाँ पर भी फैसिनेटेड आया है ना, फैसिनेटेड मतलब होता है आकर्षित होना, तो अभी यहाँ पर फैसिनेटेड के साथ बाय का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि जो फैसिनेशन है वो किसके प्रति हो रहा है, किसी वस्तु के प्रति तो हो नहीं रहा है, बल्कि किसके प्रति है, किसी व्यक्ति के प्रति है ना। अगर फैसिनेशन हमारा जो होगा वो किसी वस्तु के प्रति होगा तो हम बाई लगाएंगे, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के प्रति है तो हम विद लगाएंगे, इसलिए जो ऑप्शन हमारा डी वाला है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख लेते हैं इसको, नीचे देखिए लिखा हुआ भी है फैसिनेटेड के साथ बाई लगेगा कब, जब आकर्षित होना किसी वस्तु के प्रति होगा, और फैसिनेटेड के साथ विद लगेगा जब जो हमारा आकर्षण है वो किसके प्रति होगा, किसी व्यक्ति के प्रति होगा। इनको आप नोट करते जाइए ताकि आपको आगे ये काम आ सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आई हर्ड दिस इवेंट इन मुंबई एंड रश्ड बैक टू दिल्ली। अब हर्ड मीन्स क्या होता है, सुना होता है ना, तो अभी देखिए कि क्या कह रहा है, आई हर्ड दिस इवेंट इन मुंबई, यानी मैंने इस इवेंट के बारे में मुंबई में सुना। तो जब भी ध्यान दीजिए किसी के बारे में हमको सुनते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग प्रीपोजिशन जो लगाते हैं वो ऑफ लगाते हैं, यानी हर्ड ऑफ। आई हर्ड ऑफ दिस इवेंट इन मुंबई, यानी इस इवेंट के बारे में सुना है ना। जब हम किसी इवेंट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं तो उसके लिए हर्ड के साथ जो प्रीपोजिशन लगेगी वो क्या लगेगी, ऑफ लगेगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, आई हैव नॉट हर्ड यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब भी देखिए यहाँ भी हर्ड आया, ऊपर भी आया था ना, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, यहीं पर डिफरेंस क्लियर कर लीजिए। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसमें जो हमारा क्या हो रहा था, किसी इवेंट के बारे में वो सुन रहा था ना, यानी किसी इवेंट के बारे में उसे जानकारी मिल रही थी। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें क्या कहा जा रहा है, आई हैव नॉट हर्ड यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने तुमसे बहुत दिनों से कुछ नहीं सुना है। यानी किसी व्यक्ति से जब बात की जा रही है, उससे कुछ, किसी व्यक्ति के द्वारा जब कुछ ना सुना गया हो तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, हर्ड के साथ लगाते हैं प्रीपोजिशन फ्रॉम, यानी व्यक्ति से। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, आई हर्ड अ लेटर अबाउट हिज अंकल्स डेथ। देखिए जब इसमें क्या बताया जा रहा है कि मैंने एक लेटर के द्वारा उसकी अंकल की मौत की खबर सुनी। जब किसी कम्युनिकेशन के द्वारा, यानी किसी संचार के जो साधन है उसके द्वारा हमें कोई चीज़ सुनने को मिलती है, तो उसके लिए जो हमारी प्रीपोजिशन यूज़ होगी वो क्या यूज़ होगी, बाय यूज़ होगी। इसको और अच्छे से समझ लीजिए दोबारा से। देखिए नीचे लिखा हुआ है कि हर्ड ऑफ का प्रयोग तब किया जाएगा जब किसी के बारे में कुछ सुनना हो, यानी किसी के बारे में आपने कुछ सुना हो तो उसके लिए हम हर्ड ऑफ का यूज़ करेंगे। और हर्ड फ्रॉम का यूज़ कब होगा, किसी व्यक्ति से कुछ सुन रहे हो, यानी किसी व्यक्ति से कुछ सुना हो आपने डायरेक्टली तो उसके लिए हर्ड फ्रॉम लगाएंगे, और किसी के बारे में अगर सुना हो तो हर्ड ऑफ लगाएंगे। और अगर संचार के साधनों से कुछ सुना हो आपने या जानकारी आपको मिली हो तो उसके लिए हर्ड के साथ बाय लगाएंगे। इसको एक बार दोबारा से आप देख लीजिएगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही ग्रीव द विक्टिम्स ऑफ द स्टॉर्म। इसमें देखिए हमारी वर्ब क्या दी गई, ग्रीव। ग्रीव मतलब होता है शोक व्यक्त करना। जो ग्रीव है ना, इसके साथ ओवर भी लगता है, एट भी लगता है और फॉर भी लगता है। तीनों प्रीपोजिशन यूज़ की जा सकती हैं, लेकिन तीनों का जो यूज़ करने का तरीका है वो अलग अलग है, इसको ध्यान से सुनिएगा। 13 में लिखा है, ही ग्रीव द विक्टिम्स ऑफ द स्टॉर्म, यानी जो तूफान में मारे गए लोग हैं उसके प्रति उसने शोक व्यक्त किया। तो जब हमारा शोक किसी व्यक्ति के लिए होता है ना, तो उस समय जो हमारी प्रीपोजिशन होती है वो फॉर लगाई जाती है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए हमारा है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि वो जो शोक व्यक्त कर रहा है किसके प्रति व्यक्त कर रहा है, व्यक्तियों के प्रति ना, जो तूफान में मारे गए हैं। तो जब हमारा शोक व्यक्त करना यानी ग्रीव का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए होगा, उस समय जो हमारी प्रीपोजिशन लगेगी वो फॉर लगेगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ही ग्रीव द लॉस ऑफ मनी इन बिजनेस। अभी भी ग्रीव आया है ना, ग्रीव मतलब बताए शोक व्यक्त करना, लेकिन अभी देखिए कि जो वो शोक व्यक्त कर रहा है वो किस पे व्यक्त कर रहा है, ही ग्रीव द लॉस ऑफ मनी इन बिजनेस, यानी जो व्यापार में उसके धन का नुकसान हुआ है उस पर वो शोक व्यक्त कर रहा है। अभी आपको ऊपर बताया अगर किसी व्यक्ति के लिए शोक व्यक्त करेंगे तो फॉर लगाएंगे, लेकिन अगर किसी वस्तु के लिए शोक व्यक्त करेंगे
तो उसके लिए हम ओवर लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में हमारा जो शोक व्यक्त किया जा रहा है वो धन के लिए किया जा रहा है ना, मनी के लिए किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे जो प्रीपोजिशन लगनी चाहिए वो कौन सी लगनी चाहिए, ओवर लगनी चाहिए। इसीलिए जो ऑप्शन नंबर बी हमारा है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। He grieved my sister's death when I informed him of my personal tragedy. अभी देखिए वो क्या कह रहा है, ही ग्रीव्ड यानी उसने शोक व्यक्त किया, माई सिस्टर्स डेथ मेरी बहन की मौत का, व्हेन आई इन्फॉर्म्ड हिम ऑफ माई पर्सनल ट्रेजेडी जब मैंने उसे अपनी पर्सनल ट्रेजेडी के बारे में बताया। देखिए जो अभी उसका शोक जो व्यक्त कर रहा है ना, वो किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि एक इंसिडेंट के लिए कर रहा है, एक घटना के लिए कर रहा है। किसके लिए, उसकी बहन के लिए नहीं बल्कि उसकी बहन की मौत के लिए। तो इसलिए यहाँ पर ये घटना मानी जाएगी, इसीलिए यहाँ पर जो आपका ग्रीव है वो अपने साथ प्रीपोजिशन एट लेगा। क्लियर हो गया ना। चलिए नीचे देख लेते हैं एक बार ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। लिखा हुआ है ग्रीव फॉर। ग्रीव फॉर मीन्स होता है किसी व्यक्ति के लिए शोक व्यक्त करना, जैसे आपको एग्जाम्पल नंबर 13 में बताया गया है। अगला है ग्रीव ओवर, किसी वस्तु के लिए शोक व्यक्त करना, जैसा कि एग्जाम्पल नंबर आपको 14 में बताया गया है। नेक्स्ट है ग्रीव एट, किसी घटना पर शोक व्यक्त करना, जैसा कि एग्जाम्पल नंबर आपको 15 में बताया गया है। एक बार दोबारा से रिपीट कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू कैन नॉट इन्फर एनीथिंग हिज स्टेटमेंट। तो आपकी देखिए इसमें वर्ब क्या आई है, वर्ब हमारी आई है इन्फर, और इन्फर जो होता है अपने साथ हमेशा लेता है फ्रॉम। इन्फर अपने साथ क्या लेता है, फ्रॉम लेता है। जब भी आपको इन्फर दिखाई दे तो आप समझ लीजिए जो हमारी प्रीपोजिशन लगेगी वो क्या लगेगी, फ्रॉम। इसको नीचे देख लेते हैं। इन्फर मीन्स होता है साबित करना या सिद्ध करना, और ये अपने साथ जो प्रीपोजिशन लेगा वो क्या लेगा, फ्रॉम लेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है डोंट जंप विथ कंक्लूजन विदाउट नोइंग द मैटर। देखिए जो हमारे इसमें जो आपका सेंटेंस दिया गया है वो एरर स्पॉटिंग फॉर्मेट पर दिया गया है, यानी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जिस ऑप्शन में एरर है आपको उसको फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, डोंट जंप विथ, कंक्लूजन, विदाउट नोइंग या नो एरर। यानी या तो आप तीनों में से बताइए कि किसमें एरर है या फिर आप बताइए कि सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। देखिए सेंटेंस में एरर तो है और एरर जो है वो प्रीपोजिशन बेस्ड है। तो हम चेक कर लेते हैं। पहले वर्ब हमारी क्या आई है, वर्ब है डोंट जंप। देखिए जंप मतलब तो ऐसे उछलना या कूदना होता है ना। जंप अपने साथ 2 तरह की प्रीपोजिशन ले सकता है, एक टू और दूसरा एट। दोनों का प्रयोग अलग अलग होता है। तो ये देखिए जंप लिखा है और जंप के बाद में क्या लिखा है, कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष पे पहुंचने की बात कर रहा है। कह रहा है डोंट जंप विथ कंक्लूजन विदाउट नोइंग द मैटर, यानी किसी बात को जाने बिना उसके निष्कर्ष पर मत पहुंचो। देखिए जब भी निष्कर्ष की बात होगी तो जंप अपने साथ जो प्रीपोजिशन लेगा वो टू लेगा। टू लेगा, कौन सी, टू। जंप टू मतलब होता है निष्कर्ष पर पहुंचना। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो रॉन्ग है, यानी इसमें ही हमारा एरर है। यहाँ पर होना चाहिए जंप टू। देख लेते हैं। देखिए जो हमारा जंप टू है, जंप टू मीन्स क्या होता है, निष्कर्ष पर पहुंचना। अगला एग्जाम्पल दिया गया है ही जंप टू द ऑफर एंड वॉज हाईली प्लीज्ड। देखिए दूसरा जो जंप होता है ना, दूसरा अभी हमने आपको बताया जंप के साथ अगर कंक्लूजन लिखा है तो फिर हमें जंप के साथ क्या लगाना है, टू लगाना है, क्योंकि उसका मतलब होता है निष्कर्ष पे पहुंचना। लेकिन इस सेंटेंस में क्या कह रहा है, ही जंप टू द ऑफर एंड वॉज हाईली प्लीज्ड, यानी उसने ऑफर को तुरंत स्वीकार किया और वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न था। देखिए जब कोई चीज़ हम तुरंत ही स्वीकार करते हैं तो जंप अपने साथ प्रीपोजिशन जो लेता है वो टू नहीं लेता है बल्कि क्या लेता है, एट लेता है। एट लेता है। जंप एट मतलब होता है किसी भी बात को तुरंत स्वीकार कर लेना। तो हम देख लेते हैं जहाँ पर भी जंप टू दिया होगा वो रॉन्ग होगा, क्योंकि जंप टू ना होकर वहाँ पर होना चाहिए जंप एट। तो चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में देखिए जंप टू दिया है तो यहाँ पे जंप टू ना होकर होना चाहिए था जंप एट। देखिए लिखा भी है कि जंप एट मतलब होता है कि तुरंत स्वीकार कर लेना। एग्जाम्पल नंबर आपका 19 है हार्ड वर्क इज की फॉर सक्सेस। इस सेंटेंस में आपको क्या एरर दिखाई दे रहा है, हार्ड वर्क इज की फॉर या नो एरर। देखिए जो हमारा की वर्ड है ना, की हमेशा अपने साथ जो प्रीपोजिशन लेता है वो टू लेता है। कौन सी प्रीपोजिशन लेता है, टू लेता है। तो जब टू लेता है तो जो हमारा की फॉर है ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी होना चाहिए हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। की टू मतलब होता है कुंजी होना। अगला है देयर इज ऑलवेज अ लिमिट फॉर फ्रेंडशिप।
देखिए इसमें ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, देयर इज, लिमिट फॉर, ऑलवेज या नो एरर। यानी इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा। देखिए जो हमारी ये लिमिट है ना, लिमिट हमेशा अपने साथ जो प्रीपोजिशन लेती है वो टू लेती है, यानी होना चाहिए देयर इज ऑलवेज अ लिमिट टू फ्रेंडशिप। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, यानी इसमें ही एरर है। देखिए लिखा भी है आपका, लिमिट टू मतलब होता है सीमा में होना। अगला लिखा है एग्जाम्पल नंबर 21, अर्णव वॉज मैरिड विथ सारिका। अब इसमें आपको एरर पता करना है, वॉज मैरिड विथ, बोथ आर राइट या नो एरर। यानी या तो वॉज गलत है या मैरिड विथ गलत है या फिर बोथ आर राइट, दोनों सही हैं या फिर कोई भी गलती नहीं है। तो देखिए इसमें एरर तो है। सेंटेंस दिखा है अर्णव वॉज मैरिड विथ सारिका। देखिए जब लड़का लड़की से विवाह कर रहा होगा, ठीक, जब लड़का लड़की से विवाह कर रहा होगा तो मैरिड के साथ में विथ प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होगा बल्कि टू प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। जब लड़का लड़की से विवाह करेगा तो उस समय विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा बल्कि मैरिड के साथ किसका प्रयोग होगा, टू का प्रयोग होगा। इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट है, क्योंकि इसमें ही एरर पाया जाता है। अगला लिखा है सेंटेंस नंबर 22, सारिका वॉज मैरिड अर्णव। आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें सारिका शादी कर रही है ना, किससे, अर्णव से। अभी क्या हो रहा है, इसमें सब्जेक्ट हमारा लड़की है ना, लड़की करी शादी लड़के से। अगर लड़की लड़के से शादी कर रही है यानी सब्जेक्ट हमारा लड़की है तो फिर मैरिड के साथ विद लगेगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा लड़का है तो मैरिड के साथ टू लगेगा। इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कन्फ्यूजन स्टाइल में पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो देखिए आपके सामने नीचे लिखा हुआ भी है कि मैरिड टू का प्रयोग तब होगा जब पुरुष महिला से विवाह कर रहा होगा, यानी सब्जेक्ट हमारा कोई पुरुष होगा, और मैरिड विद का प्रयोग जब होगा जब कोई महिला पुरुष से विवाह कर रही होगी। अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 23, ही हैज़ बीन नेग्लेक्टफुल हिज बिजनेस। नेग्लेक्टफुल मतलब होता है लापरवाही करना या अनदेखा करना, और नेग्लेक्टफुल जो अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है वो ऑफ लेता है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट है। उसके बाद जो हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 24, हर मदर वॉज ओवरवेलमेड लव फॉर हर सन। देखिए ओवरवेलमेड के साथ क्या लगता है, विथ कब लगता है, जब भावनाओं से इसका रिलेशन होता है। ओवरवेलमेड मीन्स होता है भावुक हो जाना या फिर पराजित करना, दोनों का मतलब अलग अलग है। जब ओवरवेलम के साथ में आपका कोई फीलिंग जुड़ी होगी, जैसे देखिए फीलिंग आपकी लव जुड़ी है, तो यहाँ फीलिंग्स की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो प्रीपोजिशन लगेगी वो विद लगेगी। अगला आप देखिए तो क्या और अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, द एनिमी वॉज ओवरवेलमेड अवर आर्मी। तो अभी देखिए जो शत्रु है ना वो हमारे सेना के द्वारा पराजित कर दिया गया। अभी ये कोई भावना की तो बात हो नहीं रही है, बल्कि यहाँ पर जो ओवरवेलमेड है उसका अर्थ है हराना या पराजित करना। इसलिए जब हराना या पराजित करने का अर्थ होगा तो ओवरवेलमेड जो है वो अपने साथ में जो प्रीपोजिशन लेगा वो बाई लेगा। तो देख लेंगे कौन से ऑप्शन में बाई लिखा हुआ है, इस तीनों में नहीं है, हमारा जो डी ऑप्शन है वो राइट है। देखिए नीचे डिटेल से भी लिखा हुआ है कि ओवरवेल्म मिस होता है, ओवरवेल्म के साथ विद लगेगा जब भावुक होना इसका अर्थ होगा, और ओवरवेल्म के साथ बाई लगेगा जब पराजित करना इसका अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26, अ माइसर कैन नॉट पार्ट अ सिंगल पेनी। तो पार्ट विथ लगेगा या पार्ट फ्रॉम लगेगा, बताइए। देखिए जब पार्ट के साथ दोनों चीज़ लगती हैं, पार्ट के साथ विथ भी लगता है और पार्ट के साथ फ्रॉम भी लगता है। देखिए जब पार्ट यानी अलग, पार्ट विथ मतलब हो जाएगा अलग करना, अलग होना, पार्ट फ्रॉम मतलब भी अलग होना या अलग करना। देखिए पार्ट के साथ विथ का प्रयोग कब होगा, पार्ट के साथ विथ का प्रयोग तब होगा जब अलगाव किसी वस्तु से हो रहा हो। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अलगाव किससे हो रहा है, किसी वस्तु से हो रहा है ना, यानी जो कंजूस व्यक्ति है वो एक सिंगल कौड़ी यानी कि एक फूटी कौड़ी भी अपने से अलग नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो हमारी वस्तु है वो अलग हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो प्रीपोजिशन लगेगा वो विथ लगेगा, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई पार्टेड माई फ्रेंड इन दिल्ली। मैं अपने मित्र से दिल्ली में अलग हुआ। तो अभी पार्टेड जो हो रहा है यानी जो पार्ट हम हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं, अलग किससे हो रहे हैं, अपने दोस्त से हो रहे हैं ना। अगर पार्ट होना यानी कि अलविदा करना या अलग होने का संबंध किसी व्यक्ति से होगा तो उस समय जो हमारी प्रीपोजिशन होगी वो फ्रॉम लगेगी, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए हमारा है वो राइट हो जाएगा। इसे हम नीचे भी देख सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए।
देखिए लिखा हुआ है जब किसी अलग करना या होना किसी वस्तु से होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन विद लगाएंगे। लेकिन अलग करना या अलग होना किसी व्यक्ति से होगा तो प्रीपोजिशन कौन सी लगेगी, फ्रॉम लगेगी। क्वेश्चन नंबर 28, दे क्वेरल्ड द डिवीजन ऑफ देयर प्रॉपर्टी। तो क्वेरल ओवर, विद, टू या ऑफ। देखिए दे क्वेरल्ड द डिवीजन ऑफ देयर प्रॉपर्टी, यानी कि वो क्या, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लड़ाई की किसके लिए, अपनी प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए। देखिए जब कोई वस्तु की बात हो, किसी वस्तु के लेकर लड़ाई हो रही हो तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन ओवर लगाते हैं, यानी ए वाला ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। अगला लिखा है क्वेश्चन नंबर 29, डोंट क्वेरल योर फ्रेंड्स ओवर ट्रिफल्स। लेकिन अगर जो हमारी जो लड़ाई है वो किसी वस्तु को लेकर ना हो, यानी किसी वस्तु के लिए नहीं हो रही है बल्कि किसी व्यक्ति से हो रही है, तो उस समय जो हमारी प्रीपोजिशन है वो विद लगेगी। देखिए यहाँ पे क्वेरल किससे हो रहा है, मित्रों से हो रहा है ना, यानी कहा जा रहा है डोंट क्वेरल योर फ्रेंड्स ओवर ट्रिफल्स, यानी छोटी छोटी बातों को लेकर अपने मित्रों से मत लड़ो। तो यहाँ पे जो क्वेरल है वो किससे हो रहा है, व्यक्तियों से हो रहा है ना, इसलिए जो यहाँ पर प्रीपोजिशन लगेगी वो विद लगेगी। इसको नीचे देख लीजिए ताकि आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए लिखा है क्वेरल ओवर कब लगेगा, किसी वस्तु के लिए झगड़ा करने के लिए, और क्वेरल विद कब लगेगा, किसी व्यक्ति से झगड़ा करने के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, ही रिपेंटेड द मिसडीड्स ऑफ हिज यूथ। रिपेंट अपने साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। रिपेंट मतलब होता है पछताना, और ये अपना जो प्रीपोजिशन अपने साथ लेगा वो ऑफ लेगा। ये कि लिखा हुआ भी है रिपेंट ऑफ, रिपेंट ऑफ मीन्स होता है पछताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोंट ट्रिफल द फीलिंग्स ऑफ पुअर। ट्रिफल मीन्स होता है मजाक उड़ाना, और ट्रिफल जो होता है अपने साथ जो प्रीपोजिशन लेती है वो विद लेता है। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा। लिखा है डोंट ट्रिफल विद द फीलिंग्स ऑफ द पुअर, यानी गरीबों की फीलिंग्स का कभी भी मजाक मत उड़ाओ। तो ट्रिफल विद का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, ट्रिफल विद मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो रिच शी इज नॉट वेन हर वेल्थ, यानी कि वेन मतलब होता है यहाँ पर वेन जो यूज हुआ है इसका मतलब हो जाएगा घमंड करना। लिखा है दो रिच, यद्यपि वो क्या है, धनी है, शी इज नॉट वेन हर वेल्थ, उसे अपने धन पर गर्व या घमंड नहीं है। देखिए जो वेन है ना, वेन अपने साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो ऑफ लेता है, और वेन ऑफ मतलब होता है घमंड करना, इसलिए जिसमें भी ऑफ लिखा है वो हमारा राइट हो जाएगा। हमारा ऑफ किस में लिखा है, ऑफ लिखा जो है वो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी में लिखा है, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो हमारा है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी शुड बी वेरी स्ट्रेंजर्स। वेरी मतलब होता है सचेत होना, चौकन्ना रहना। कहा जा रहा है हमें अजनबियों से चौकन्ना रहना चाहिए, और वेरी जो होता है अपने साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन लेता है वो ऑफ लेता है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी यार्न द रिटर्न टू हर ओन होम। यार्न मतलब होता है इच्छा रखना, अभिलाषा रखना। यार्न के साथ जो हमारी प्रीपोजिशन लगती है वो फॉर लगती है, और यार्न फॉर मीन्स ही होता है इच्छा रखना, तीव्र इच्छा रखना। शी यार्न फॉर द रिटर्न टू हर ओन होम, यानी वो अपने घर को वापस होने की तीव्र इच्छा रखती है। याद रखिए यार्न के साथ फॉर लगता है, और यार्न फॉर मीन्स होता है इच्छा रखना या अभिलाषा रखना। नीचे लिखा हुआ भी है यार्न फॉर मतलब होता है इच्छा करना। क्वेश्चन नंबर 35, A soldier is always zealous his country's honor। zealous मतलब होता है उत्साहित होना, उमंग में होना, जोश में होना, और zealous जो होता है अपने साथ जो प्रीपोजिशन लेता है वो फॉर लेता है, इसलिए जिस भी ऑप्शन में फॉर लिखा है वो राइट है। तो देख लेते हैं किसमें फॉर लिखा है, बी वाले में लिखा है, इसलिए बी जो हमारा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। तो हम लोगों ने जो भी आज प्रीपोजिशन पढ़ी हैं, चलिए जल्दी से इनकी समरी देख लेते हैं ताकि आपका एक बार दोबारा से क्विक रिवीजन हो जाए और आपके मन में जो भी कंफ्यूजन रह गया वो क्लियर हो जाए। देखिए जो हमारी प्रीपोजिशन ऑफ है वो अक्यूज्ड, डाइट, हेयर, नेग्लेक्टफुल, रिपेंट, वेन और वेरी के साथ में प्रयोग होगा। जो प्रीपोजिशन हमारा विद है वो बी सेट, कम्पीट, फैसिनेटेड, मैरिड, ओवरवेल्म, पार्ट, क्वेरल और ट्रिफल के साथ यूज होगा। जो प्रीपोजिशन हमारी फॉर है वो कम्पीट, क्रीव, यार्न और जीलियस के साथ में प्रयोग होगा। जो प्रीपोजिशन हमारा फ्रॉम है वो डाई के साथ प्रयोग होगा, और हियर के साथ, पार्ट और इन्फर के साथ भी। इसके बाद जो प्रीपोजिशन हमारी इनटू है वो एंटर के साथ प्रयोग होगी, और जो प्रीपोजिशन बाई है वो फैसिनेटेड, हियर और ओवरवेल्म के साथ में। अब ऊपर का अगर आप क्लास देख कर आए हैं तो ही आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि आपको वर्ब रिपीट दिखाई दे रही होंगी
किस वर्ब के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन लगती है और क्या डिफरेंस होता है दो एक ही जैसी वर्ब में अलग अलग प्रीपोजिशन लगने का। अगर आप ऊपर की क्लास देख कर आए हैं तो ही आप ये क्लियर कर पाएंगे, वरना फिर आप कंफ्यूज रहेंगे। अगर नहीं देखी है तो ऊपर देख लीजिए। अगला लिखा है प्रीपोजिशन जो हमारी लिखी हुई है वो ओवर है, यानी ओवर के साथ जो हमारी वर्ब लगेंगी वो ग्रीव, क्वेरल। ग्रीव और क्वेरल के साथ में प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग होगा और ग्रीव और जंप के साथ में प्रीपोजिशन एट का, जंप, की, लिमिट, मैरिड के साथ में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही साथ अगर आपको आज की ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।